हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 30 जनवरी को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। इसमें हम वन नेशन वन इलेक्शन कंसेप्ट की बात करेंगे, इसके बेनिफिट्स की बात करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं उनकी बात करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ सॉल्यूशन की बात की जाएगी। सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं अपने नोट्स में। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है ग्रोथ विद कैविएट्स। इस आर्टिकल में हम जीडीपी की ग्रोथ की बात करेंगे, लेकिन क्या क्या इश्यूज़ हैं उसकी चर्चा की जाएगी। बेसिकली इस आर्टिकल में ग्रोथ के ऊपर सवाल उठाया, उसकी सस्टेनेबिलिटी पे सवाल उठाए गए हैं। ग्रोथ तो बढ़ रही है लेकिन इनकम प्रपोर्शन में नहीं बढ़ रही है, जो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी और क्रोनी कैपिटलिज्म शो कर रही है अपनी इकॉनमी में। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है वाई सम नेशन हैव पॉज्ड UNRWA फंडिंग। UNRWA के बारे में बात करेंगे, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। इस तरह के क्वेश्चन UN बॉडी के ऊपर लगातार पूछे जा रहे हैं, काफ़ी न्यूज़ में है UNRWA, तो इसको भी हम डिटेल में कवर करेंगे प्री पर्सपेक्टिव से। ये हमारे तीनों आर्टिकल रहेंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज के द्वारा 2024 यूपीएससी के लिए और 2025 यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग फ्री में रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, लाइव इंटरेक्शन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, आंसर राइटिंग गाइडेंस एंड इवेल्युएशन भी किया जाएगा बच्चों की कॉपीज़ का, और साथ में वन-ऑन-वन इंटरेक्शन भी किया जाएगा, जिसमें हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे, बच्चों की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, किस पे उन्हें काम करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग फ्री में जो है मेंटरशिप प्रोग्राम के द्वारा प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है और आपके जो जो इश्यूज़ हैं आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं एक प्रॉपर टाइम ले करके। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में ऑलरेडी क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, साइमल्टेनियस इलेक्शन इन इंडिया आर फिजिबल और नॉट। क्यों जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है वो फिजिबल हैं, और अगर हैं तो क्यों हैं, और नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शन से रिलेटेड चैलेंजेस के बारे में डिस्कशन किया जाएगा और कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे जो इस आर्टिकल में दिए हैं। सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सॉल्यूशंस लिख सकते हैं, आप कुछ ऐसे रास्ता बता सकते हैं, वे फॉरवर्ड बता सकते हैं जो आपके आंसर को और बेहतर करता है। ठीक, तो आप सॉल्यूशन ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लगातार वन नेशन वन इलेक्शन पे आर्टिकल आ रहे हैं, है ना, तो एक बार और रिवीजन हो जाएगा आपका। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी आपको किसी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। शुरू करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्सेप्ट क्या है, साइमल्टेनियस इलेक्शन कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली साइमल्टेनियस इलेक्शन में लोकसभा के इलेक्शन और जितने भी स्टेट असेंबली हैं इंक्लूडिंग यूटीज़, सबके इलेक्शन, है ना, जिस यूटी में लेजिस्लेचर है, दिल्ली में या पुडुचेरी में, उनके इलेक्शंस, सारे इलेक्शंस एक ही साथ एक बार में किए जाने की बात की जा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन, एक ही बार में पूरे देश में इलेक्शन ख़त्म करने की। अभी क्या होता है, अभी हर समय इंडिया में इलेक्शन चलते रहते हैं। एक साल में कम से कम 4-5 इलेक्शन तो होते ही हैं अलग अलग स्टेट के, और पूरे साल इलेक्शन का फेस्टिवल मनाते ही रहते हैं हम लोग। अपने यहाँ इंडिया में इलेक्शन एज अ फेस्टिवल मनाया जाता है, अलग ही रोमांच होता है। टीवी में देखेंगे अलग रोमांच, सोशल मीडिया में देखिए वहाँ पर अलग। हर स्टेट के इलेक्शंस अलग अलग हैं, हर स्टेट के मुद्दे अलग अलग हैं, तो पूरे साल भर हमेशा इलेक्शन होते रहते हैं। उसके अलावा फिर पंचायत के इलेक्शन है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट इलेक्शंस होते हैं लोकल लेवल पर, तो पंचायत वाले इलेक्शन भी चल रहे हैं। तो इंडिया में इतने ज़्यादा इलेक्शन होते हैं कि इलेक्शन ही इलेक्शन होते हैं, कुछ ज़्यादा ही लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हो चुकी है। इससे कई सारे इश्यूज़ भी आते हैं। क्या क्या इश्यूज़ आते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो कॉस्ट ऑफ इलेक्शन है वो बहुत राइज़ हो जाती है। हमेशा इलेक्शन होते रहेंगे तो बार बार जो है चुनाव लड़ने के लिए लोग बार बार खर्चा करेंगे। अगर एक ही बार इलेक्शन हो जाए तो ये कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं, बिल्कुल कम कर सकते हैं। तो कॉस्ट कम करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन सजेस्ट किया जाता है। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा ये आइडिया दिया गया था 2017-18 में।
उस समय भी बहुत डिस्कशन हुआ था 2019 के इलेक्शन के आसपास, और अभी दोबारा 2024 का जब इलेक्शन हो रहा है तो दोबारा से ये जो मुद्दा है वो वापस जो है सामने आ चुका है और बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन चल रहा है। इनफैक्ट एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है जो कि रामनाथ कोविंद हेड कर रहे हैं, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, और ये कमेटी देख रही है कि इज़ इट फिजिबल टू कंडक्ट वन इलेक्शन इन अ वन नेशन, साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट किया जा सकता है, फिजिबल है या नहीं है, और क्या सॉल्यूशंस दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट इशू क्या है, पोलराइजेशन इन इलेक्शन। आप देखेंगे जब भी इलेक्शन होते हैं तो बहुत पोलराइजेशन, हिंदू मुस्लिम, लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवीज़न, कास्ट बेसिस पे डिवीज़न। वैसे ही हम लोग इतने डिवीज़न वाली कंट्री, इतने ज़्यादा फिशर्स ऑलरेडी हैं, इतने ज़्यादा क्रैक्स ऑलरेडी हैं, और जितने बार इलेक्शन होते हैं पॉलिटिशियंस इन क्रैक्स का यूज़ करके वोट पाना चाहते हैं। तो पोलराइजेशन इन इलेक्शन के कारण क्या होता है, जो दोस्त हमेशा से एक दूसरे के साथ थे वो भी अब एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए हैं, आइडियोलॉजी के कारण, सर्टेन पार्टी को वोट करने के कारण, ठीक है, रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे। तो ये डिवीज़न इंडिया में बढ़ता जा रहा है, पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे सोशल कैपिटल इंडिया की लॉस्ट हो रही है। और सोशल कैपिटल अगर अच्छी लॉस्ट होगी तो इकोनॉमिकल इंडिया कभी ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक नेटवर्क ख़त्म होता है। जब एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद कर सकता है फाइनेंशियली, जिससे वो कोई बिज़नेस कर ले, ठीक है, लेकिन अब ये नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो दोस्त ही अब एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। तो जो नेटवर्क ख़राब होता है, जो ट्रस्ट है सोशल कम्युनिटी के बीच में, वो जब ख़त्म होता है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन से सोशल जो कैपिटल है वो लॉस्ट होगी और अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, ऑलवेज इन कैंपेन मोड। मिनिस्टर्स को देख लीजिए, है ना, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हमेशा कैंपेन मोड में रहते हैं। तो काफ़ी समय वेस्ट हो रहा है ना, और इससे गवर्नेंस कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगी। अगर वो समय जो कैंपेन में दे रहे हैं वो समय अगर किसी और काम में देंगे तो और बेहतर होगा गवर्नेंस और लोगों का भला होगा। नेक्स्ट बात करें, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, हिंदी में इसे आचार संहिता बोलते हैं। बहुत सारे आप लोग जानते होंगे, घर पे मम्मी पापा बात करते हैं आचार संहिता लग गई, अब छुट्टी नहीं मिलेगी, अब तो इलेक्शन के काम में लगना ही पड़ेगा। बहुत सारे जो सरकारी नौकरी में काम कर रहे हैं, टीचर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, ये सारे के सारे लोग इलेक्शन ड्यूटी कर रहे हैं। इनका मेन काम क्या है, टीचिंग करना, है ना। इंजीनियर का काम रोडें बनाना, अगर वो सिविल इंजीनियर है तो मेन जो काम है वो ये कर नहीं रहे हैं, और आधे समय जो है यही सारी चीज़ें चल रही है आचार संहिता। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी ख़राब होती है, ठीक है। इसके अलावा जब भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट होता है, जैसे जिस दिन अनाउंस होते हैं इलेक्शन, वहाँ से लेकर जब रिज़ल्ट आता है तब तक के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट किया जाता है। किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इसको कोई बैकिंग है क्या इस लॉ की, नहीं है, ठीक है, कोई बैकिंग नहीं है, जस्ट ऐसी गाइडलाइंस हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टी ने एंडोर्स किया कि हाँ हम इन सारी चीज़ों को मानेंगे, और इलेक्शन कमीशन इसे इम्प्लीमेंट करता है। तो 45-60 दिन तक के कोई भी ऐसी स्कीम और प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं किया जा सकता जब भी मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट वाला पीरियड चल रहा होता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, आचार संहिता चल रही होती है। कोई नई स्कीम्स नहीं ला सकते। तो इससे इंडिया की जो डेवलपमेंट है ना, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे भी डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमेशा तो इलेक्शन चल रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट आप ला ही नहीं सकते। तो ये सारे इश्यूज आते हैं। नेक्स्ट क्या है, पैरामिलिट्री फोर्स विड्रॉन। लार्ज नंबर में पैरामिलिट्री फोर्स को विड्रॉ करना पड़ता है बॉर्डर एरिया से और भी दूसरे एरिया से। मेन उनका पर्पस क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और वो क्या में लगे रहते हैं, इलेक्शन ड्यूटीज़ में लगे रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों से एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी कम होती है। इसलिए ये आइडिया दिया गया था कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन इंडिया में कभी भी नहीं हुए हैं। जब शुरुआत की गई थी तो 4 जनरल इलेक्शन ऐसे ही थे, जिसमें सारे स्टेट के इलेक्शन एक साथ होते थे और लोकसभा का इलेक्शन भी एक साथ होता था। 52 की साइकिल, 57 की, 62 और 67 की। लेकिन उसके बाद ये चीज़ें कंटिन्यू क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि आर्टिकल 356 का गलत इस्तेमाल होने लगा। प्रेसिडेंट रूल बहुत ज़्यादा लगाया जाने लगा, और हम जानते हैं 5 साल का टेन्योर है, बहुत सारी गवर्नमेंट गिर गई, नई गवर्नमेंट नहीं बनी, दोबारा से इलेक्शन हुए। तो ये जो साइकिल है पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। अब हमेशा कोई ना कोई स्टेट में इलेक्शन होते हैं। अभी 5 स्टेट में इलेक्शन हुए, अभी फिर थोड़े समय में लोकसभा इलेक्शन है, कई सारे स्टेट के इलेक्शंस होंगे, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर जो है आपके स्टेट इलेक्शंस देखने के लिए मिलेंगे। तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, रीजंस हो जाएंगे, जिसके कारण हम लोगों को वन नेशन वन इलेक्शन करना चाहिए। अब चैलेंजेस क्या हैं और इश्यूज़ क्या हैं, ये मेन चीज़ें हैं, ठीक है।
सबसे पहले तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर होगा। कौन कौन से आर्टिकल को आपको चेंज करना होगा? आर्टिकल 83, 85, 172 एंड 174। ये सारे आर्टिकल किससे डील करते हैं? डील विद द ड्यूरेशन एंड डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। 5 साल का टेन्योर होगा, 5 साल से कम का टेन्योर नहीं होगा। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। डिज़ोल्व करने के तरीके लिखे हुए हैं कि सरकार डिज़ोल्व की जा सकती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें। तो सबसे पहले तो साइमल्टेनियस इलेक्शन करना है तो हमें ये साइकिल सुधारनी पड़ेगी। सारी जगह इलेक्शन एक साथ कराने मतलब गवर्नमेंट को बीच में सस्पेंड करना पड़ेगा, और जो 5 साल का टेन्योर है जो दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे ख़त्म होने से पहले ही सरकार को बर्खास्त करना पड़ेगा, ताकि एक अलाइनमेंट हो सके सारे इलेक्शंस का। समझ में आया? तो ये आर्टिकल को सबसे पहले हमें अमेंड करना पड़ेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी लगती है, ये हम जानते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी, और 272 से ज़्यादा लोग होना चाहिए। ठीक है, 2/3 होनी चाहिए और 272 से ज़्यादा लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग होनी चाहिए। समझ में आया? तो ये 2/3 लाना आसान है क्या सरकार के लिए? नहीं, क्योंकि उनके पास तो 50+1 है। अगर लोकसभा में ले भी आए तो राज्यसभा में कैसे लाएंगे? आसान नहीं है राज्यसभा में पास करना। अपोजिशन के साथ कंसेंसस बनाना पड़ेगा, और अपोजिशन मानेगा नहीं। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि रीजनल पार्टीज़ जो है बहुत ज़्यादा अपोजिशन में। और अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन होता है तो जो भी इलेक्शन लड़े जाएंगे वो नेशनल लेवल के मुद्दों पे लड़े जाएंगे, रीजनल लेवल के मुद्दों पे नहीं लड़े जाएंगे। और अपनी डेमोक्रेसी में रीजनल पार्टीज़ का बहुत बड़ा रोल है। रीजनल पार्टीज़ मल्टी पार्टी सिस्टम है, और रीजनल पार्टी अगर रहती है तो लोकल इश्यूज़ को उठाती है, और उसके कारण वो पावर में भी हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर लोकल पार्टीज़, रीजनल पार्टीज़ पावर में। ये क्या करती हैं? स्ट्रेंथन करती हैं हमारी डेमोक्रेसी। मतलब केंद्र के मुद्दे अलग हैं और राज्य के मुद्दे अलग हैं, तो उस हिसाब से पार्टी भी लोग अलग अलग चुन रहे हैं। तो इसके कारण ओवर शेडो हो सकते हैं रीजनल इश्यूज़ एंड पार्टीज़। इससे जो प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म है वो भी अफेक्ट हो सकता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो हमारा एक प्रिंसिपल है वो उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो कि एक बेसिक फीचर है। ठीक है, और अगर एक ही मुद्दों पे लड़ा जाएगा तो इट ऑल्सो इंश्योर 1 पार्टी डोमिनेंस। अगर आपको याद होगा 1952 से 67 तक सिर्फ एक ही पार्टी का डोमिनेंस था। जब तक एक पार्टी का डोमिनेंस है तब तक ये चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन जब रीजनल पार्टी आ जाती है तो इस तरीके से साइमल्टेनियस इलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। सो इट ऑल्सो इम्पैक्ट डेमोक्रेसी, है ना। अगर एक ही मुद्दों पे सारे इलेक्शन करेंगे तो रीजनल पार्टीज दब जाएगी, उनके मुद्दे दब जाएंगे, और इससे हमारी जो डेमोक्रेसी है वो वीक पड़ सकती है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इलेक्शंस के थ्रू ही जो हमारे नेता हैं वो लोगों के करीब जाते हैं। बार बार इलेक्शन होंगे तो ये बार बार करीब जाएंगे, बार बार उनसे वोट मांगेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे वोट के लिए, और जैसे ही जीत जाते हैं फिर तो भूल जाते हैं। इस समय इलेक्शन के समय में बहुत ज़्यादा जो लोगों की डिमांड है वो पूरी हो सकती है। तो अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है इलेक्शंस के थ्रू। अगर इलेक्शन हम एक ही कर देंगे तो सिर्फ 5 साल में ही अकाउंटेबिलिटी के लिए ये लोग वापस दिखाई देंगे। 5 साल तक क्या चल रहा है कुछ भी नहीं जानते। तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, चैलेंजेस हो जाएंगे। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या दिया था? लॉ कमीशन ने 2018 में एक रिपोर्ट जो है सबमिट की थी, और उसमें कुछ रिकमेंडेशन दी थी। पहली रिकमेंडेशन, ये सब लिखना है आपको सॉल्यूशंस। द इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा एंड नियरली हाफ ऑफ द स्टेट असेंबली में बी क्लब टुगेदर इन 1 साइकिल। मतलब लोकसभा के इलेक्शन और हाफ स्टेट असेंबली के एक साथ क्लब करो। बाकी जो स्टेट इलेक्शंस हैं उसको अगले 2.5 साल बाद किया जाना चाहिए। मतलब 2.5 साल में इलेक्शंस हो, ऐसा ना हो कि एक साथ ही सारे इलेक्शन कर रहे हो, उसमें बहुत इश्यूज आ सकते हैं। पहली साइकिल 2.5 साल की हो और फिर अगला इलेक्शन 2.5 साल का। हम 5 साल में एक बार इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इसमें जो है 5 साल में 2 इलेक्शन की बात इन्होंने की है। ये फिजिबल इनको लगता है। उसके लिए अमेंडमेंट्स लगेंगे ऑब्वियसली, है ना। आपको बहुत सारी जो सरकारें हैं उसे गिरानी पड़ेगी 5 साल के टेन्योर ख़त्म होने के पहले, है ना, जो कि कहा गया है लोकसभा का 5 साल टेन्योर है। तो अमेंडमेंट्स तो लगेंगे ही। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी अमेंडमेंट लगेंगे। इसके अलावा नो कॉन्फिडेंस मोशन जब भी लाया जाए उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस मोशन भी लेके आना ज़रूरी है टू फॉर्म एन अल्टरनेट गवर्नमेंट। मान लीजिए कोई सरकार गिराने की बात कर रहे हैं अपोजिशन वाले, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे और साथ में एक कॉन्फिडेंस मोशन भी लाएंगे कि हम अल्टरनेट गवर्नमेंट बना रहे हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से ये सारी चीज़ें मैंडेटरी करना चाहिए ताकि गवर्नमेंट जो है बदले, टेन्योर ख़त्म ना हो, इलेक्शंस ना करवाने पड़े तुरंत ही। ठीक है, तो सरकारें बदलती जाए
लेकिन जो पीरियड है, टेन्योर है, वो उतना ही रहे। इसके अलावा हमें एक और चीज़ करनी होगी कि अगर कोई लोकसभा या स्टेट असेंबली प्रीमेच्योरली अगर वो हो जाती है डिज़ोल्व, जैसे कि पंचायत में होता है, अगर प्रीमेच्योरली डिज़ोल्व हो जाती है तो जो इलेक्शंस होंगे वो बच्चे कुछ टाइम के लिए ही किए जाएंगे। जो न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड हाउस होगा वो सिर्फ रिमेनिंग पीरियड के लिए ही किया जाएगा। और फिर मान लीजिए 2.5 साल बाद सरकार गिर जाती है एमपी में, तो जो गवर्नमेंट बनेगी नए इलेक्शन से उसको 2.5 साल के लिए ही बनाया जाएगा। ऐसे में जो पार्टीज़ होगी वो जो है ऐसी पॉसिबिलिटी को एनकरेज करेगी जिससे अल्टरनेट गवर्नमेंट बनाया जा सके। मान लीजिए उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया और सरकार गिरा दी, लेकिन सरकार गिराने के बाद अल्टरनेट इलेक्शन की बजाय अल्टरनेट गवर्नमेंट के पॉसिबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इसमें हो सकता है कि 2 डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ की पार्टी भी मिलके सरकार बना ले, क्योंकि अगर इलेक्शन होंगे तो वो इलेक्शन जो होंगे वो रिमेनिंग पीरियड के लिए ही पावर में रहेंगे, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए। तो कोई सेंस है क्या इतने सारे इलेक्शंस कराने का और इतना कॉस्टली इलेक्शन कराने का और 1 साल के लिए पावर? तो वो लोग क्या करेंगे, अल्टरनेट गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। जो हमने ऊपर बात की कि नो कॉन्फिडेंस के साथ साथ कॉन्फिडेंस मोशन भी लाना पड़ेगा किसको, जो अपोजिशन पार्टीज़ के मेंबर है। थर्ड क्या है, जितने भी बाई इलेक्शंस हो रहे हैं रेजिग्नेशन, डिस्क्वालिफिकेशन और डेथ के कारण, सबको साल में सिर्फ एक बार ही कराना है, सबको क्लब करके वंस इन अ ईयर कराने की ज़रूरत है। ठीक, तो ये रिकमेंडेशन दी थी लॉ कमीशन ने। अगर हम बोले मिडिल ग्राउंड क्या है, तो लोकसभा के इलेक्शन एक बार में कराए जाएं 1 साइकिल में, और सारी जो है असेंबलीज के इलेक्शन 2.5 ईयर्स के बाद कराए जाएं। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा था, हाफ ऑफ द स्टेट प्लस लोकसभा के इलेक्शन एक साथ हो और हाफ ऑफ द स्टेट के दूसरी साइकिल में हो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि लोकसभा के इलेक्शन एक साथ हो जाएं पूरे एक साइकिल में, और उसके बाद 2.5 साल बाद सारे स्टेट असेंबली के इलेक्शन एक साथ हो जाएं। ये आइडियल सॉल्यूशन है। इसमें क्या होगा, स्टेट के जो एक साथ होंगे तो ऐसा रीजनल पार्टी भी नहीं बोलेगी कि यहाँ पर केंद्र के मुद्दों पे, नेशन के मुद्दों पे जो है हम रीजनल पार्टीज़ के इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो सारे स्टेट के अलग अलग मुद्दे होंगे, सब अपना अपना इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म है उसको भी अफेक्ट नहीं करेगा, इंडिया में डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन ही करेगा। तो ये सारी चीज़ें की जा सकती है, वापस साइकिल सुधारी जा सकती है। लेकिन एक चीज़ का सरकारों को ध्यान रखना होगा, जो 356 आर्टिकल का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले कांग्रेस करती थी और अब बीजेपी कर रही है। ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है एक्सेप्ट छत्तीसगढ़ और राजस्थान जहाँ सरकार पूरी चला पाई हो कांग्रेस। ठीक है, तो इस लेवल का हाल है और यही चीज़ें पहले कांग्रेस किया करती थी। तो ऐसा कुछ नहीं है जो बीजेपी ने कांग्रेस से ना सीखा हो। ठीक, दोनों ही अब पावर में है तो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। 356 जो है प्रेसिडेंट रूल बार बार सरकारों को गिराने के लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका यूज़ कम से कम किया जाना चाहिए। ठीक, ये हमारा आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। ये साइमल्टेनियस इलेक्शन, उसके चैलेंजेस और उसके सॉल्यूशंस हो गए। नेक्स्ट आर्टिकल है ग्रोथ विथ कैविएट्स। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। डेटा बेस्ड आर्टिकल है, डेटा आप लिख सकते हैं, आपके मेंस में कोट करने में काम आएगा। शुरू करते हैं आर्टिकल। इंडियाज़ GDP इज़ प्रोजेक्टेड टू राइज 7.3% in 23-24, but private final consumption growth is at just 4.4%। बेसिकली आर्टिकल में जो GDP की स्टोरी है, जो ग्रोथ स्टोरी है इंडिया की, उस पे सवाल या निशान खड़ा किया जा रहा है। इसकी सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क रेज किए जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया जो है 7.3% से ग्रो करेगा नेक्स्ट ईयर 2023-24 में, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया में जो इनकम है वो नहीं बढ़ रही है, जो लोगों की इनकम है वो उतनी नहीं बढ़ रही जितनी GDP बढ़ रही है। प्राइवेट कंजम्पशंस नहीं बढ़ रहे हैं, सेविंग्स भी नहीं बढ़ रही है, ना कंजम्पशन बढ़ रहे हैं ना सेविंग्स बढ़ रही है। इसका मतलब इनकम बढ़ ही नहीं रही होगी, तभी तो ये सारी चीज़ें नहीं बढ़ रही है। तो ना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ना सेविंग हो रही है, ना कंजम्पशन हो रहा है और ना इनकम बढ़ रही है। तो ये GDP बढ़ कैसे रही है? GDP का मतलब क्या होता है? बेसिकली GDP का मतलब यही होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़े। और जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कब बढ़ेगा? जब ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ज़्यादा इनपुट हम देंगे, ज़्यादा डिमांड होगी। अब जब डिमांड भी ज़्यादा नहीं है, लोग कंज्यूम ही नहीं कर रहे हैं, तो GDP बढ़ कैसे रही है? ये सवाल उठता है।
बढ़ने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं। आप एक और चीज़ बोल सकते हो, बोले एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, पर एक्सपोर्ट तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, पूरी दुनिया में इनस्टेबिलिटी हो रखी है। तो और इंडिया की जो जीडीपी है वो कंजम्पशन बेस्ड इकॉनमी पे डिपेंड करती है। हम इतना कंज्यूम करते हैं 140 करोड़ लोग, इसलिए अपनी जीडीपी इतनी ज़्यादा है। डिमांड बेस्ड इकॉनमी है अपनी, कंजम्पशन बेस्ड इकॉनमी है, एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा बिलीव हम नहीं करते हैं। तो एक्सपोर्ट से तो नहीं आ रही है ग्रोथ आएगी तो कंजम्पशन से और इन्वेस्टमेंट से। कंजम्पशन हो नहीं रहा है तो इन्वेस्टमेंट से और ग्रोथ आ रही होगी। इन्वेस्टमेंट भी प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रहा है, जो इन्वेस्टमेंट मेनली कर रही है गवर्नमेंट कर रही है। अब सरकार गवर्नमेंट कब तक करेगी इन्वेस्टमेंट, इतना पैसा थोड़ी है कि हर बार जो है इन्वेस्टमेंट करते रहे। कैपिटल एक्सपेंडिचर हालांकि पिछले 5 सालों से स्टेडली राइज हुआ है। ये आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कैपेक्स स्टेडली राइज इन द लास्ट 5 ईयर, तो आपको सही बताना है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले 5 सालों से बढ़ा है। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, एसेट क्रिएशन होता है। तो ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा डेवलप करने की कोशिश की जा रही है और इसी के कारण इंडिया की ग्रोथ अच्छी हो रही है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है इस वक्त, है ना। और कब, जब पूरी दुनिया में इनस्टेबिलिटी है, स्लो डाउन चल रहा है, वॉर चल रही है, उसके बावजूद भी इंडिया इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। उसका मेन रीज़न क्या है, क्योंकि इंडिया की जो इकॉनमी है वो कंजम्पशन बेस्ड इकॉनमी है, इन्वेस्टमेंट वाली इकॉनमी नहीं है, एक्सपोर्ट वाली इकॉनमी नहीं है। लेकिन अभी जो पर्टिकुलर ग्रोथ आ रही है वो इन्वेस्टमेंट सेक्टर के कारण आ रही है। अगर हम देखें, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, जो कि एक बहुत बड़ा एफएमसीजी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, ठीक, बिस्किट्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी आइटम होते हैं, जो हमारे डेली नीड्स में ज़रूरत होती है, जो रूरल एरिया के लोग भी बहुत यूज़ करते हैं, उसको हम एफएमसीजी गुड्स में इंक्लूड कर सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो ईयर ऑन ईयर सेल है, रेवेन्यू है, वो कम होता हुआ दिख रहा है। केवल 0.4% जो है ये सेल बढ़ी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो डिमांड है वो भी बहुत कम हो रही है, स्पेशली इन रूरल एरियाज़ में। ट्रैक्टर सेल्स की बात करें तो 4.1% थी केवल अप्रैल से दिसंबर के बीच में। और टू व्हीलर की थोड़ी सी सेल्स ज़रूर बढ़ी है, लेकिन स्टिल वो बिलो है 2017, 18, 19 में, है ना। क्योंकि हम पेंडेमिक से बाहर हो चुके हैं तो 2017, 18, 19 वाली सिचुएशन में अभी तक नहीं आए हैं। अभी भी पेंडेमिक के डिसरप्शन के कारण थोड़ा बहुत अफेक्ट हो रहा है रूरल एरियाज़ में। इसका मतलब हम लोग जो क्लेम करते हैं जो वी रिकवरी की, वो वी रिकवरी नहीं हुई है। अभी भी बहुत सारे रूरल एरिया में लोग हैं जिनको ग्रोथ के फ़ायदे नहीं हो रहे हैं, रूरल डिमांड अभी भी नहीं बढ़ रही है, रूरल इनकम अभी भी नहीं बढ़ रही है, और ये सारे इश्यूज़ अभी भी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो इनकम है वो कितनी बड़ी है, रूरल वेजेस की बात करें तो 5.8% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ी है अक्टूबर नवंबर 2023 में। और अगर हम इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं करते हैं, नॉमिनल टर्म में बात करते हैं, तो नॉन एग्रीकल्चर वेजेस तो केवल 5.3-5.4% बढ़ी है, जो कि रियल वेजेस से भी कम है। ठीक है, तो ये एक बहुत ज़्यादा चिंता की बात है कि इनकम बढ़ नहीं रही है और ग्रोथ बढ़े जा रही है। ये क्या इंडिकेट कर रही है, ग्रोथ कुछ ही लोगों को बेनिफिट दे रही है, कुछ ही लोगों को बेनिफिट दे रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्रोनी कैपिटलिज्म का यहाँ पर अंदेशा हमें लग सकता है। सरकार कुछ लोगों को फेवर कर रही है और जो ग्रोथ है उसका यूनिफॉर्म इम्पैक्ट सारी सोसाइटी को नहीं मिल रहा है। हर जो स्ट्रेटा के लोग हैं उनको इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ये सारे इश्यूज हमें यहाँ पर इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है, इट्स अ नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियन एंड बिजनेसमैन। ठीक, ये इसको क्या बोलते हैं हम, क्रोनी कैपिटलिज्म। यूपीए के टाइम पे बहुत ज़्यादा था, एनडीए के टाइम पे इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ऐसा डेटा शो कर रहे हैं, क्योंकि करप्शन केसेस आए नहीं हैं, लेकिन ऐसे डेटा शो कर रहे हैं जो हमें बता रहा है कि ग्रोथ बढ़ रही है और ग्रोथ के बेनिफिट कुछ ही लोगों को मिल रहे हैं। इनइक्वालिटी बढ़ेगी, इंक्लूसिव ग्रोथ से हम दूर जाते जा रहे हैं। तो अगर इंडिया को क्या करना होगा, सस्टेनेबिलिटी बनानी होगी जीडीपी में, तो इंडिया को फोकस करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट पे, जॉब्स पे और इनकम में। ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ना जॉब्स बढ़ रही है, ना इनकम बढ़ रही है, बस जीडीपी बढ़ रही है। इससे इनइक्वालिटी बढ़ेगी, सस्टेनेबिलिटी घटेगी, इंक्लूसिव ग्रोथ से इंडिया दूर जाएगा और क्रोनी कैपिटलिज्म और करप्शन जैसी चीज़ें बढ़ने की चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा लास्ट आर्टिकल है वाई सम नेशंस हैव पॉज्ड UNRWA फंडिंग। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है
GS टू IR मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इज़राइल पैलेस्टीनियन इशू से रिलेटेड ये आर्टिकल है और इसलिए आप मेंस में इसे यूज़ कर सकते हैं, इसलिए पता होना ज़रूरी है। प्रीलिम्स 2024 के लिए यार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिमिलर UN बॉडी थीम पे ये आया हुआ है ना, तो UN बॉडी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आना ही आना है। UNRWA के बारे में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं आर्टिकल, समझते हैं क्यों आया है। UN ऑफिशियल्स urge countries to reconsider their decision to suspend the funding for United Nation Agency for Palestinian Refugees। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़। ठीक, इसके बारे में समझेंगे ये क्या है। लेकिन यूनाइटेड नेशन जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कंट्री से रिक्वेस्ट की है कि आप लोगों ने जो फंडिंग पॉज कर दी है, जो फंडिंग सस्पेंड करती है, उस डिसीज़न को एक बार दोबारा रिकंसिडर करिए। ऐसी फंडिंग मत रोकिए। क्यों नहीं रोकिए? क्योंकि इस वक्त पैलेस्टीनियंस को है ना ये फंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उन्हें एड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उन्हें फ्री फूड की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है, बेसिक सप्लाईज़ की ज़रूरत है। और अगर आप ये फंडिंग रोक देंगे तो उनको ये जो बेसिक सप्लाई जो है दिए जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन एजेंसी के द्वारा, वो सारी चीज़ें नहीं दी जा पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो गया है यूनाइटेड नेशन एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ के लिए। अब वो काम नहीं कर पाएंगे। क्यों किया ऐसा वो बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं UNRWA है क्या। UNRWA स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़। ठीक है, ये पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ के लिए जो बनाई गई रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है, इसको कब बनाया गया था? इट वॉज फाउंडेड इन 1949। ठीक है, टू प्रोवाइड एड टू अबाउट 7 लाख पैलेस्टीनियंस हु वर फोर्स टू लीव देयर होम। 1949 में जब वॉर हुई थी पैलेस्टीनियन और इज़राइल के बीच में, तब बहुत सारे लोगों को, पैलेस्टीनियन को अपनी कंट्री छोड़ के जाना पड़ा। ठीक है, उन्हें असाइलम देने वाला कोई नहीं था। अलग अलग कैंप जो है उनके लिए बनाए गए आसपास की कंट्रीज़ में, बॉर्डर एरियाज़ में, और वहाँ पर एड प्रोवाइड करने के लिए यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ को बनाया गया। और ये एजेंसी उस समय से 1949 से लगातार पैलेस्टीनियंस को जो कैंप में रह रहे हैं, जो रिफ्यूजीज़ की तरह रह रहे हैं, उन्हें मदद कर रही है इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड मेडिसिन्स। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीक़ों से मदद की जा रही है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। द UN एजेंसी ऑपरेट इन गाज़ा, इज़राइल ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक, लेबनान, सीरिया एंड जॉर्डन। कहाँ कहाँ पर काम कर रही है? गाज़ा में, वेस्ट बैंक में, लेबनान में, सीरिया में और जॉर्डन में। इन 5 जगह पे ये UN एजेंसी ऑपरेट कर रही है। इट रन्स एजुकेशन, हेल्थ, रिलीफ एंड सोशल सर्विस, माइक्रो फाइनेंस एंड इमरजेंसी असिस्टेंस प्रोग्राम। इस फील्ड में ये काम कर रहे हैं। तो आपको पूछा जा सकता है किसके बारे में कि ये किस किस फील्ड में काम कर रहे हैं। UNRWA एजुकेशन, हेल्थ, फूड एड, माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, पिछले बार इस तरह का एक क्वेश्चन आया था। एक जो बॉडी थी सस्टेनेबल सॉल्यूशन करके कुछ थी, उसका क्या क्या फंक्शन है उसके ऊपर आपको पूछा गया था यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी के बारे में, जिसमें करप्शन केस बहुत ज़्यादा आया था। ठीक, तो उसी तरीके से ये बॉडी भी न्यूज़ में है और आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इसका मेन फंक्शन क्या है। सोशल सर्विस करना, माइक्रो फाइनेंस, इमरजेंसी असिस्टेंस, एजुकेशन में, हेल्थ में, कौन कौन से सेक्टर में, और आ जाएगा 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, 3 करेक्ट, ऑल करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है, इसलिए ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। करेंटली अराउंड 5.9 मिलियन पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी, मोस्ट ऑफ देम आर डिसिडेंट ऑफ ओरिजिनल रिफ्यूजी, एक्सेस द एजेंसी सर्विस। लगभग 59 लाख लोग आज भी जो है इस असिस्टेंस का बेनिफिट ले रहे हैं, जो कि UNRWA के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। अब फंडिंग क्यों रोक दी गई? मोस्टली जो इनको फंडिंग मिलती है वो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन मिलता है बाय डोनर स्टेट लाइक US और अदर वेस्टर्न कंट्रीज़। लेकिन फंडिंग इनकी रोक दी गई क्योंकि इजराइल ने इन पे कुछ आरोप लगाए। क्या आरोप लगाए? इन्होंने कहा इजराइल ने कि 12 स्टाफ मेंबर ऑफ UNRWA वर इन्वॉल्व इन October 7 अटैक। इनमें कहा गया है कि जो यूनाइटेड नेशन एजेंसी है, इसके 12 स्टाफ मेंबर इंक्लूड हैं इस अटैक में, इस कॉन्स्पिरेसी में। ये 12 मेंबर ने इनका सहयोग किया है, 12 स्टाफ मेंबर ने। ठीक है, और इसलिए जो है इनके जो फंड है इनको ख़त्म करने की ज़रूरत है।
उन्होंने ये कहा है कि यूनाइटेड नेशन RWA को जो फ़ंड मिलता है वो फ़ंड इन लोग को डाइवर्ट कर रहे थे और टेररिस्ट एक्टिविटी और हमास को प्रोवाइड कर रहे थे। तो फंडिंग यहाँ से जो यूनाइटेड नेशन के लिए दी जा रही थी US के द्वारा असिस्टेंस देने के लिए दी जा रही थी, वो फ़ंड को किसी और जगह टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जा रहा था। इसी कारण से जो कंट्रीज़ हैं जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कर रही है, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, उन लोगों ने ये फंडिंग को सस्पेंड कर दिया है, पॉज कर दिया है। UNRWA ने क्या रिस्पॉन्ड किया? उन्होंने कहा है कि हमारा कोई लिंक नहीं है हमास से। 12 ऑफिशियल की आप बात कर रहे हो, उसमें से जो 9 ऑफिशियल है उन्हें टर्मिनेट किया जा चुका है, 1 की डेथ हो चुकी है और 2 के बारे में अभी आइडेंटिटी क्लियर नहीं है। तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है किसका? इज़राइल का, लोगों को बेसिकली ये एड से दूर रखने के लिए, स्टाफ टू डेथ हो जाएं, उन्हें कोई हेल्प ना मिले, पैलेस्टीनियन वैसे वो खुद भी मार रहे हैं और जो बच गए हैं वो भूखमरी से मर जाएं, ऐसा जो है UNRWA का रिस्पांस है। ठीक है, जो फॉर्मर यहाँ के UNRWA के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें कही है कि ये कोऑर्डिनेटेड पॉलिटिकल अटैक है इज़राइल का। ठीक, ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा? आर्टिकल हो जाएगा। एक और आर्टिकल जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो है रोवर डेटा कन्फर्म एंशिएंट लेक सेडिमेंट ऑन रेड प्लैनेट। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का ही है और आपके प्री पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है नासा रोवर परसिवरेंस। नासा का जो रोवर है परसिवरेंस वो कहाँ पर है? मार्स में, मार्स मिशन में लगा हुआ है, मार्स में लाइफ ढूंढने में लगा है, मंगल में जीवन ढूंढने में लगे हुए हैं ये रोवर्स। एक और रोवर है स्पिरिट। ठीक है, ये स्पिरिट, परसिवरेंस, ये सारे के सारे रोवर मिशन मार्स में लगे हुए हैं और ये कौन सी एजेंसी के हैं? नासा के। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली न्यूज़ में क्या है ये भी समझ लेते हैं। जो परसिवरेंस है उसने जितना भी डेटा गैदर किया था उससे कंफर्म किया है कि देयर इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ एंशिएंट लेक सेडिमेंट डिपॉजिटेड बाय वाटर। इसमें ये कंफर्म किया गया है कि एक एंशिएंट लेक थी, कहाँ पर? मार्स में, जो कि वाटर की थी और उसके डिपॉजिट्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, ऐसे प्रूफ देखने के लिए मिल रहे हैं कि एक ज़माने में मार्स में पानी हुआ करता था और मार्स में एक लेक थी जो कि ऑब्वियसली पानी की लेक थी। ये प्रूफ जो है इस पर्टिकुलर रोवर परसिवरेंस ने किया है। एक एंशिएंट लेक हुआ करती थी। कौन से क्रेटर के ऊपर वो लेक बनी हुई थी? जेरोजो क्रेटर के ऊपर, अ जायंट बेसिन ऑन मार्स। इस पर्टिकुलर क्रेटर के ऊपर ये लेक बनी थी। तो ये जेरोजो क्रेटर भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर है। ऐसे आ गया छोटे मोटे एग्जाम में तो मार्स में है। ठीक, बस इतना ही रेलेवेंट था, इससे ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है ये आर्टिकल। होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है नासा के रोवर परसिवरेंस स्पिरिट। ठीक है, ये याद रखना है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।